लेबर कॉस्टिंग डिस्कस करना शुरू किया था, तो उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें से 2 हिस्से हमने लेबर कॉस्टिंग के वहीं पर डिस्कस कर लिए थे और लर्निंग कर्व, और जो क्वेश्चंस लर्निंग कर्व के साथ मिक्स होकर आने के लिए कहा था कि डिसीजन मेकिंग करने से पहले हम पढ़ेंगे। तो अब लर्निंग कर्व इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस के अंदर होता है, और जब भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन लेबर कॉस्टिंग के साथ मिक्स होके आएगा तब लर्निंग कर्व उसके अंदर मिक्स करके दिया जाता है। और मोस्टली लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन वो देता भी डिसीजन मेकिंग के साथ ही है। अभी लास्ट रिसेंट अटेम्प्ट जो गुजरी है इसके अंदर भी जो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था वो लेबर कॉस्टिंग के साथ भी उसने दिया था, उसके अंदर भी लर्निंग कर्व था। और इसके बाद जो पिछली अटेम्प्ट थी उसके अंदर भी जो लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का बना के दिया था उसके अंदर भी लर्निंग कर्व था। तो लर्निंग कर्व का एक अलग टॉपिक था तो लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर, लेकिन पढ़ेंगे हम अब, क्योंकि इसका यूज जो है वो होता है डिसीजन मेकिंग के साथ। अब लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो एवरेज प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट होता है वो डिक्रीज होता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो एवरेज टाइम प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके एवरेज टाइम में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। उसके बैकएंड पे हो सकता है कि वो जो लेबर काम कर रही हो वो स्किल हो चुकी हो, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो स्किल होती जाएगी, और जितना टाइम उसे एक यूनिट बनाने पे लगेगा, जब वो थोड़ा सा टाइम गुजर चुका होगा अब उसे उससे कम टाइम लगेगा सेम वही यूनिट बनाने के लिए। फिर मज़ीद टाइम अगर उसे लगेगा, मतलब मज़ीद टाइम गुजर चुका होगा तो वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका होगा, तो वो मज़ीद कम टाइम में सेम वही यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग कर्व का वो ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो एवरेज प्रोडक्शन टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा। उम्मीद है कि कल आप रिवाइज करने बैठेंगे एग्जाम के लिए तो माइंड में रहेगा ही, ऐसे जिन्होंने नहीं लिखा जो मैंने बोला है। और इनका इस्तेमाल या यूज मोस्टली जो है वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस के अंदर होता है। इसके बाद हमने देखा कि लर्निंग कर्व जो है इसकी थ्योरी क्या है। तो लर्निंग की थ्योरी, जो इसकी थ्योरी है इसमें ये कहता है कि एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट इज रिड्यूस्ड, एवरेज cumulative time per unit is reduced by a constant percentage whenever average cumulative time per unit is reduced by a constant number whenever cumulative output increase, whenever cumulative output डबल करने में क्यूमुलेटिव आउटपुट, इसका मतलब ये है क्यूमुलेटिव आउटपुट का कि जो यूनिट हम बना रहे हैं क्यूमुलेट कर दें, इकट्ठे कर दें, जमा कर दें। पहले एक बनाया, फिर साथ एक और बना तो वो 2 हो गए, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए,
तो मतलब पहले भी साथ में है और साथ साथ एक एक और बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव आउटपुट। यानी कि जितनी भी आउटपुट है वो सारी एक साथ लिख दें, वो डबल होती जाए, और इसके डबल होने से एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, यानी कि तमाम यूनिट्स का टाइम, जब तमाम यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे तो क्यूमुलेटिव आउटपुट और उनका एवरेज ले लेंगे, और जब वो पर यूनिट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ। और ये रिड्यूस तब होगा जब क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल होना शुरू हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं लर्निंग थ्योरी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर b, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर b। अब यहाँ पर जो a है, ये a रिप्रेजेंट करेगा कि एक यूनिट के ऊपर जो फर्स्ट यूनिट है उसके ऊपर टाइम कितना लगा। जो a है ये रिप्रेजेंट करेगा एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। a रिप्रेजेंट करेगा टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट कितना टाइम लेगा ये a रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो x है ये जितने भी यूनिट्स तक जाना होगा, जितने भी यूनिट्स हमने फाइंड करने होंगे, जैसे अगर मैंने देखने हैं कि भाई 250 यूनिट्स का मुझे बता दें कि टाइम क्या लगेगा, या 170 का, या 175, या 240, या 245, जितने यूनिट्स का भी मैंने फाइंड करना होगा वो x की जगह पे आ जाएगा, जितने यूनिट्स के लिए हमने टाइम को देखना होगा। और जो b है इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला मजीद लगेगा वो होगा b इज इक्वल टू log LR, लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। ये इसका फॉर्मूला होगा, इससे वैल्यू निकल आएगी। और क्वेश्चन के अंदर या तो एग्जामिनर आपको b की वैल्यू निकाल के देगा, अगर वैल्यू निकाल के नहीं देगा तो ये वाला लर्निंग रेट आपको गिवन कर देगा। ये वाला लर्निंग रेट आपको गिवन होगा कि किस रेट पे, जो एक कांस्टेंट मैंने यहाँ पर बोला है कि रिड्यूस बाय अ कांस्टेंट, वो एक रेट होगा, तो उस एक कांस्टेंट रेट के साथ एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होगा। या तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर बताएगा, नहीं बताया होगा तो भाई आपको b की वैल्यू निकाल के दे देगा, क्योंकि हमें चाहिए भी वो रेट b की वैल्यू निकालने के लिए। और अगर वो निकली हुई वैल्यू बताइए तो बस आप यहाँ पर पुट करके जो है वो y का आंसर निकाल दें। तब इसको परसेंटेज उसके लिए कैलकुलेट करेगा कि इसकी कितना रेट बनता है एवरेज ऑन एन एवरेज। ए तो फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बी बेसिकली रेट को ही करता है कि ये किस एवरेज क्यूमुलेटिव से इंक्रीज होगा, ये कितने रेट से इंक्रीज होगा। और ये जो एंड पे y है ये आपके पास आएगी एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, कि कितना निकल आएगा इतने यूनिट्स गुजरने के बाद। अब क्यूमुलेटिव यूनिट्स इसे बना के देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव आउटपुट एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट
प्रोडक्शन के लिए टोटल क्यूमुलेटिव टाइम कितना लगा होगा? जब पहला यूनिट बना, एक यूनिट बनाने के लिए हमें 7 या 60 आवर्स चाहिए, तो एवरेज क्या निकलेगा? 60 डिवाइडेड बाय 1, तो एवरेज भी इसका क्या निकलेगा? 60 ही निकलेगा। जब एक यूनिट, पहला यूनिट लेबर ने बनाया होगा, वो 60 आवर्स के अंदर कंप्लीट उसने किया, तो एवरेज एक यूनिट का कितना निकला? 60। जब दूसरा यूनिट बनाया, तो दूसरे यूनिट के लिए टाइम, अब आउटपुट पहले से बड़ी, टाइम यहाँ जो है वो बढ़ेगा ये कम होगा? यहाँ बढ़ेगा ये कम होगा? यहाँ तो बढ़ेगा। साफ साफ है कि जब दूसरा यूनिट बनाएगा तो उसके ऊपर भी कुछ आवर्स लगेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है कि एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट रिड्यूस व्हेन क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल। अब 1 से 2 हो गई। जब 1 से 2 हुए तो पहले 60 थे, कैलकुलेटर उठाए, अब की बार लगे 108 आवर्स, लगे तो 120 चाहिए थे, लेकिन जैसे दूसरा यूनिट बना तो पहले से कुछ ना कुछ परसेंटेज कुछ होगी जिसकी वजह से ये एफिशिएंट रहा। 120 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन उसने 108 आवर्स के अंदर 2 यूनिट बना दिए, तो एवरेज कितना निकला? 54 बस 54 ही। जब यूनिट्स बने 2 से डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अब क्यूमुलेटिव आउटपुट होगी डबल। अब इसके डबल होने से 54 को आप करें 0.9 से मल्टीप्लाई, जी 48.60। इसके बाद ये 8 पे चलेगी, फिर आप करें 48.6 को 0.9 से मल्टीप्लाई, जी 43.74। फिर ये मजीद डबल हुआ, ये चलेंगे 16 पे, और फिर इसका 0.9 करेंगे 39.36। अब ये जो काम हमने किया है कि यहाँ पर आउटपुट होती जा रही है डबल। आउटपुट के डबल होने से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट है, ये क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये कुछ ना कुछ और लगे होंगे तो ये वैल्यूज आई होंगी। मैंने तो एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया कि मैंने ये वैल्यूज निकाल ली। अब अगर आप इसको ये 60 का 0.9 करके देखें तो आंसर क्या आता है? 54 ही आता है। अब यहाँ पर जो मैंने और से लिखे थे, हमने तो इन पे डिवाइड करके ये 54 निकाला था, फिर डायरेक्ट भी 60 का 0.9 किया तो 54 आया। अब ये हमारे पास क्या पड़ी है? एवरेज। ये क्या पड़ी है? टोटल आउटपुट। तो अगर मैं एवरेज को टोटल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर लगने वाले और सारे मल्टीप्लाई करके बताएं कितने आते हैं जी? 194.4। अगर आप इसे 4 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब 43.74 को 8 से मल्टीप्लाई करें जी, 349.92 पॉइंट के बाद फिगर सेलेक्ट। इसके बाद 39.39 इंटू 16 6
76 आवर्स। ये लगे हैं जब 16 यूनिट्स बने तो टोटल इतने आवर्स लगे और एवरेज इतना हमारे पास आया। यही तो बताना है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तमाम वैल्यूज इनका क्या है 0.9, ये वैल्यू इसका 0.9, ये वैल्यू इसका 0.9, ये वैल्यू इसका 0.9, ये वैल्यू इसका 0.9। ये बेसिकली जो 0.9 था जिसे आप